अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ज़्यादातर खबरें इलेक्शन से जुड़े मामलात बल्कि सिलेक्शन से जुड़े मामलात से हैं। और अब तो देखा जाए तो ये सिलेक्शन भी खटाई में पड़ता हुआ एक दफ़ा फिर से नज़र आ रहा है। फिर से डामाडोल हो रही है सिचुएशन। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसे क्या हक़ाइक़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि दिन भर आज क्या गिरफ्तारियां रहीं, क्या सिलसिला रहा इंतकामी कार्रवाइयाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी रहा है और इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी तनकीद की है जिस अंदाज से ये गिरफ्तारी हुई। और फिर थ्रू आउट जिस तरह मुसलसल एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि पीटीआई के रहनुमाओं को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो इस हवाले से फर्दर कुछ आए हैं जी मामलात सामने। और फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अहम ख़त लिख दिया है और उन्होंने ये ख़त लिखा है वकीलों को। इस ख़त में उन्होंने क्या कहा और उसका क्या रिस्पॉन्स आया, ये भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं जनाब। और बहुत सी खबरें हैं कि किसकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, किसके कागजात नामजदगी मंजूर होने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज इलेक्शन कमीशन की जो एक खातिर तवाज़ो की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले तो जनाब आपको ये बता दें कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर थ्रू आउट एक रद्द-ए-अमल आ रहा है और हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। आज तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना इसका इम्पैक्ट था कि आज तो सदर साहब भी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी, उन्होंने भी ट्वीट करने की ज़हमत कर ली है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला कितना संगीन होगा। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो कि पीटीआई की तरफ से सदर बनाए गए थे और थ्रू आउट ये पिछले 8-10 महीने से जो उनका किरदार है उसके ऊपर इमरान खान साहब भी खुश नहीं हैं। पीटीआई वालों को भी अंदाज़ा हो रहा है कि सदर साहब इतने बड़े मनसब पर फाइज हैं, लेकिन जिस तरह वो पीटीआई को हेल्प कर सकते थे, या चलिए पीटीआई को ना भी हेल्प करते, लेकिन आइन और क़ानून को किसी भी तरह मुल्क में बरकरार रखने के लिए, उसका वजूद बाकी रखने के लिए जो वो आवाज़ उठा सकते थे, जिस तरीके से कुछ एक्ट कर सकते थे, वो उस तरीके से नहीं कर पाए। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल खामोशी थी उनकी तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और अल्टीमेटली और फिर अगर वो बेचारे कुछ बोल ही पड़ते हैं तो फिर उसके बाद सारे उनके फिर तो कहते हैं ना, लत्ते लेने लगते हैं कि भाई आपने बोला तो बोला ही क्यों। जैसे उन्होंने शुरू में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो उसके ऊपर सारे शुरू हो गए कि जी आपने पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों की, आप सदर हैं, आप तो सबके सदर हैं, तो भाई जिसको नहीं मिल रही उसी की बात करेंगे ना। लेकिन बहरहाल जी सदर साहब ने आज शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कंडमनेशन के लिए ट्वीट भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात के लिए ज़ोर दिया कि जी मुल्क में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो कानून और आइन की इस वक्त धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, रोका जाए। फिल-फौर हुकाम से मुतालबा किया। अब ये ना जाने कौन से हुकाम हैं जिनसे सदर साहब मुतालबा कर रहे थे। तो बहरहाल इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये खबर काफ़ी हाईलाइट हुई और मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स ने शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी को कवर किया और इसके ऊपर हेडलाइंस आईं और ये सारे मनाजिर वहाँ पर भी चलते रहे। तो देखा जाए तो एक तरह से बड़ा शेमफुल था पाकिस्तान के लिए ये दिन, क्योंकि जहाँ आज अंदरूने मुल्क बड़े लोग डिसहार्ट हुए और उन्हें अफसोस हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि जमहूरियत कितनी कमज़ोर है हमारे मुल्क में और सियासी रहनुमा कितना आसान हदफ है। ऐसा लगता है कि ये मुल्क तो सिर्फ जर्नैलों के लिए बना है। यानी जर्नैलों पर ना आप तनकीद कर सकते हैं, ना जर्नैलों को आप उनका एहतसाब कर सकते हैं, ना कटहरे में ला सकते हैं उनको, ना ही जर्नैलों के हवाले से किसी भी मामले के ऊपर आपको कोई माफ़ी मिलती है। और जर्नैल बाहर जाएं, घर यानी मुल्क में रहें रिटायरमेंट के बाद, तो कोई उनको मसला नहीं है, बाहर जाते हैं और अरबों रुपए की ना जाने जायदादें भी कैसे बना लेते हैं, तो वो भी यहाँ से यकीनी तौर पर उनको जाग लगती है। तो ये मुल्क जर्नैलों का मुल्क है, सिविलियंस के यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है। आप देख सकते हैं सिविलियन हुक्मरान अगर कोई बात भी कह रहा है तो उसके ऊपर उसको मुकदमात का सामना है, बदतमीज़ी और तज़हीक का सामना है, जेल का सामना है। लेकिन आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर्स आज तक कभी मुल्क के अंदर एक दिन जेल में नहीं किसी ने गुजारा, एक दिन नहीं जेल में गुजारा। तो ये होती है, क्या समझे फिर। तो ये मुल्क जर्नैलों का मुल्क है। तो ये एक पैगाम, जहाँ अंदर मुल्क को हमारे मुल्क में ये लोगों के अंदर सेंटिमेंट बढ़ा, वहीं आपको पता चलता है कि जनाब बाहर भी एक शेमफुल डे था पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर लोग ये हेडलाइंस लगा रहे हैं कि जनाब देखिए जी 2 मरतबा के वज़ीर ख़ारजा के साथ
क्या सलूक हो रहा है। तो बहरहाल जी, शर्म तो यहाँ पे किसी को आनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो किसी ने अमृत पी रखा है उसमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और बस एक दफ़ा वो कहते हैं ना, आप शर्म और हया उतार के एक तरफ रख दें तो फिर उसके बाद आप जो मर्जी करते फिरें। तो ये वही वाली इस वक्त कैफियत मुल्क में बरपा है। किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है कि किसी के ज़ाती हैसियत में उसका क्या इस वक्त उसकी शनाख्त हो रही है, कैसे उसको याद रखा जाएगा, इदारे किस तरीके से बदनाम हो रहे हैं, इदारों की साख कितनी मुतासिर हो रही है, ना किसी को इस बात की परवाह है। बस जिसने जो रोल अपना पकड़ लिया है वो किरदार निभाने पे तुला बैठा है और वो करता चला जा रहा है। वो कितना एक्सपोज हो रहा है ये सब करते हुए, उसे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की फिल वक्त। तो आ जाते हैं जी अब, लेकिन ये कि पीटीआई भी इसमें कोई पीछे नहीं रही, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। लेकिन जहाँ इदारों की बात हुई है तो अब इलेक्शन कमीशन भी खुल के पार्टी बन गया है, पहले भी है, अब मज़ीद खुल के सामने आ रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ हर अगला कदम उसका यही कहता है कि वो पार्टी है, पीटीआई के खिलाफ बिल्कुल पार्टी है। और शुरू से ही उनके जितने भी मुख्तलिफ फैसले आए हैं, या तो वो पीटीआई के खिलाफ होते हैं, और या फिर वो जाके आगे कानून और कानून के कटहरों में रिवर्स हो जाते हैं। तो ये सब पता चलता है कि वो कितने बायस्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बायस्ड क्या है, सीधे सीधे वो जो दूसरी साइड है, माफिया की साइड है, उनके साथ बैठे हुए हैं और ये सब मिल मिला के जो है वो पीटीआई को फुल चल रहे हैं। तो अब इन्होंने जो ये वारदात की थी बैट का निशान लेने की, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। तो उसके बाद अब पेट में बहुत मरोड़ ज़ोर से उठ रहे हैं। और इस सिलसिले में एक और आज फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने, शायद आज या कल किया, कि उन्होंने एक आरओ थे जनाब, हल्का मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिल जाए, PK91 के जो आरओ थे उनको सस्पेंड किया था। तो इसके ऊपर भी बड़ा तिल मिलाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा है कि जी देखें, अदालतें बहुत हमारे काम में मुदाखलत कर रही हैं और इतनी मुदाखलत हो रही है कि हमारे लिए इलेक्शन कराना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया है कि पीटीआई ने जो बैट का निशान वापस ले लिया है तो इसको भी हम नहीं देंगे, ऐसी की तैसी पीटीआई की। भाई आप कोई पार्टी हैं जो आप इस फैसले को चैलेंज करने में, ठीक है आपको लगा, अगर आप एक जेन्युइनली आपने फैसला किया होता तो आपको एक फैसला लगा, अगर उन्हें अदालत ने वापस दे दिया तो इससे आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है, आपका क्या जा रहा है, आप किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, ज़रा ये बता दें। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रहा है। तो अब इस बात में कोई यानी ढकी छुपी बात नहीं रहेगी, जो मैं पहले बात कर थी कि यहाँ पे किसी को परवाह भी नहीं है कि भाई हम इलेक्शन कमीशन है, हमें तो गैर मुतासिब होना चाहिए, हमें तो बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। तो उन्हें इस बात की कख परवाह नहीं है, जूते की नोक पर है कि होते तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप शो ही कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम ये भी परवाह नहीं करते कि हमने शो ही करना है, हम झूठ मूठ भी एक्टिंग नहीं करते कि हाँ भाई हम गैर जानिबदार, हाँ हम हैं जानिबदार। तो अब ये वाला फेज चल रहा है। इसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ ना कुछ जजेस भी बीच में ऐसे हैं जो खड़े हैं माफियाज के खिलाफ भी फैसला करने की जुर्रत रखते हैं, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान है वो कहीं ना कहीं डिसमिस भी होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी होता है। और फिर अवाम तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं उसका मूड क्या है, वो तो बिल्कुल नहीं किसी तौर भी इस सारे सेटअप का हिस्सा बनने के लिए तैयार। तो अब इस सारे सूरत हाल के पेश नज़र कहीं ना कहीं इस बात का भी खदशा मौजूद है कि स्टिल 8 फरवरी के इलेक्शंस को कहीं डिले ही ना कर दिया जाए। अभी रिसेंट जो 2-3 खबरें आई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कह रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो आईजी पंजाब का स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर से आया है कि जनाब हमारे पास पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी देने के लिए, तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। यानी वो पंजाब पुलिस जो इस वक्त आपको पंजाब के पीटीआई के हर घर के बाहर मिल सकती है, ठीक है ना, वो कोई उम्मीदवार है, कोई कारकुन है, कोई तायद करंदा है, कोई तजवीज़ करंदा है, कोई भी पीटीआई से कोई ज़रा सा भी दूर पार का भी उसका अगर ताल्लुक वास्ता है तो उसके घर के बाहर वो आपको मिल सकता है, और पुलिस वाला मिल सकता है, और पूरी पुलिस की नफरी मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन कराने के लिए बेचारों के पास कोई नफरी पहले भी मौजूद नहीं थी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने थे, और अब फिर उन्हें याद आ गया है कि ओहो हमारे पास तो नफरी मौजूद नहीं है। तो एक दफ़ा फिर से बहानों का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है कि शुरू हो रहा है। दूसरी जो चीज़ है कि ये जो मामला है कि जी इलेक्शन में मुदाखलत हो रही है, इस चीज़ को भी लेकर के उन्होंने जो आखिरी लाइन इसमें लिखी है लामिये में इलेक्शन कमीशन ने, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कराना ऐसे हालात में। तो ये भी चीज़ लेके ये अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अगेन ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर खिचड़ी पक रही है कि किसी तरीके से जो अगर बिल्कुल हमें आखिर तक हम नहीं कंट्रोल कर पाए, और फिर अगेन यही ख़तरा हुआ कि जी 8 फरवरी को तो
PTI आ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई एक बाल बराबर भी खदशा महसूस हुआ तो ये आप मत भूलें कि ये 2 दिन पहले भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है कि भी कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये कोई भी उसका जवाज़ और बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या आज की जो है वो कार्रवाइयाँ रहीं। PTI अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था आपको, हर मौके पे हर फोरम पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब फिर वो दरख्वास्तों का पलंदा लेके मुख्तलिफ कोर्ट्स में चले गए हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जी जलसे की इजाज़त दी जाए, तो अब कोर्ट के थ्रू वो जलसे की इजाज़त लेना चाह रहे हैं। हालांकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो अगेन एक बड़ा स्ट्रेंज मामला है कि जी इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं तो फिर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जलसे ही जलसे हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि PTI जलसा नहीं कर सकती, वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकती, उसको पहले कोर्ट से उसके लिए बाकायदा रुजू करना पड़ता है। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी मुकदमात की तफसील के लिए और सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि भाई जितने भी मेरे मुकदमात हैं वो एक साथ ही मुझे सामने लाए जाएं ताकि उससे निपटा जा सके कानून के मुताबिक। तो ये भी हुआ। फिर उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी दरख्वास्तें फर्दर लगा दी गई हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल होने वाले जितने भी मुकदमात थे, यानी जब आप देख रहे होंगे तो आज कह लें, यानी जुमेरात को जितने भी मुकदमात की समाअत होनी थी वो कैंसिल कर दी गई है। कॉज लिस्ट ही कैंसिल कर दी गई है। वजह उसकी बताई गई है कि जनाब जजेस अवेलेबल नहीं हैं, तो जब अब जजेस अवेलेबल होंगे तो फिर आपको मुकदमात की समाअत मिल सकेगी। तो अहम मौके के ऊपर मुख्तलिफ अदालतें छुट्टियों पर हैं। बज़ाहिर ये ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें आकर ख़िलाफ़ फ़ैसला देना या उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इतने वो ओपन एंड शट होते हैं, तो इसलिए भी अवॉइड किया जाता है। फिर या तो अब मैं तो बल्कि ये मशवरा दूंगी आसान काम करें, सारी अदालतों को ताले ही लगा दें ताकि आपको फेस ही ना करना पड़े PTI के वकीलों को, PTI के लीडर्स को, और ना उनके मुकदमात सुनने पड़े, क्योंकि इसके अलावा तो फ़िलहाल कोई हल नज़र नहीं आता। क्योंकि जब ये आते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो उनकी बात सुननी पड़ती है, कहीं ना कहीं मुकदमा इतना कमज़ोर होता है कि अदालत और जज के भी हाथ जवाब दे देते हैं और वो हाथ खड़े कर लेते हैं। तो फिर यही बात है। उसके साथ साथ जनाब आज दिन भर की जो वारदातें आपको मैं बता दूं तो उसमें एक दफ़ा फिर से जो चीज़ें हुई हैं गिरफ्तारियां वगैरह, उसमें जो नईम इब्राहिम साहब हैं जी PP 196 से उम्मीदवार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। NA 125 लाहौर से तजवीज़ और तायीद कनिंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। NA 75 जफरवाल से तजवीज़ कनिंदा मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा नज़ीर जट जो कि मुतवक्के उम्मीदवार हैं, उनके वालिद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और एक खबर जो अदील राजा साहब ने शेयर की हुई है, ये अरशद शरीफ मरहूम के, बल्कि मरहूम क्या होने का, तो शहीद हैं, तो बहरहाल अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे ये, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। इनकी तरफ से एक खबर शेयर हुई है कि उस्मान डार साहब की वालदा जो खड़ी हुई हैं इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट, अब उनको रोकने से तो नहीं कोई सूरत बनी कि कैसे रोका जाए, तो अब उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने के लिए एक तरीका कल अपनाया जाएगा। और उसमें यह किया जाएगा कि उनकी एक जो ज़मीन है कोई मुबैना वो सामने ले आई जाएगी कि जी देखें ये इनका कोई प्लॉट था 5-10 मरले का, और ये इन्होंने अपने एसेट्स में शो नहीं किया, अपनी जायदाद में कागजात नामजदगी में शो नहीं किया, तो इसलिए ये इन्होंने जो ये सही फॉर्म फिल नहीं किया, लिहाजा इनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। तो ये अब कोई कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है। ये अदील राजा की स्टोरी है और वो इस पे काफ़ी कंफर्म है कि कल उनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, तो इस तरीके से उन्हें रोका जाएगा। तो चलिए बैठे बिठाए उस्मान डार साहब की वालदा को मज़ीद कोई ज़मीन भी इसी बहाने अलॉट हो जाएगी। तो बहरहाल यानी इस किस्म के ये हद करने हैं। तो मैं तो फिर PMLN को यही कहूँगी कि भाई ऐसी अगर आपने इसी तरीके से हुकूमत बनानी है तो फिर तो लानत है आपके हुकूमत बनाने के ऊपर, इसके अलावा तो कोई वर्ड नहीं आ रहा, सॉरी टू से। यानी आप अगर इतने ही हैं तो आप लड़ें भाई, जमहूरी है ना, तो लड़ें आप इलेक्शन, लड़ने दें अपने मुखालिफ को। अगर कागजात में सचमुच में भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो कहती हूँ फिर भी आप एतराज़ ना करें, उन्हें कहें आने दें मुकाबले में, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। लेकिन इतने गट्स हैं नहीं, इतनी ज़र्फ की है नहीं हमारे यहाँ ना। तो बहरहाल जी अब सूरत हाल ये है कि ये खबरें आई हैं जी PTI के खिलाफ आज दिन भर जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत का जो एक मामला चल रहा था उसमें
جو سماعت ہوئی اس کے اوپر خود آج روسٹرم پر آ گئے، اور پھر عمران خان صاحب جب آ کے کچھ کہتے ہیں تو پھر جج صاحب بھی آگے سے بول نہیں پاتے ایٹ ٹائمز. تو یہ والی صورتحال میں آج پھر دیکھنے کو ملی. رپورٹنگ یہ ہو رہی ہے اس بارے میں کہ الیکشن کمیشن اگلی تاریخ دینے پر انکار کر رہا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب خود روسٹرم پر اٹھ کے آئے اور وہاں آ کر پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو خوب جھاڑ پلائی کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف منصفانہ الیکشنز کو یقینی بنائیں، اور آپ یہاں پر بیٹھ کر توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ سن رہے ہیں. یہ آپ کا کام ہے. ویسے یہ شرم تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ نے بھی انہیں دلائی تھی، لیکن وہ آپ کو پتہ نا، میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ وہ ساری ایک طرف رکھ دی گئی ہے اب. تو بہرحال عمران خان صاحب نے پھر انہیں اس پہ باتیں بھی سنائیں اور پھر کہا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ کے آر اوز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پھر شاہ محمود قریشی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو پھر اس پہ وہاں پر جو ممبرز موجود تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جن آر اوز پہ اعتراض ہے آپ ہمیں بتائیں، رجوع کریں، ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اور پھر چپ کر کے انہوں نے 3 جنوری کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی اگلی سماعت کے لیے. تو پھر یہ ساری کہانی الیکشن کمیشن میں ہوئی. ویسے تو اب عمران خان صاحب خود اچھے خاصے وکیل بن چکے ہیں، وہ خود بھی میرا خیال ہے کہہ چکے ہیں ایک آدھ دفعہ. تو یہ تو ایک باہر چیز ہے کہ جب اتنے مقدمات ہوں تو پھر آٹومیٹکلی قانون کی اتنی سمجھ تو آپ کو آئی جاتی ہے. تو یہ تھا جی آج کا یہ سارا معاملہ. فواد چودھری صاحب کی میں خبر ضرور شیئر کر دوں، جنہوں نے آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ اس طرح سے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور میرے فیملی کو بھی ایون اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو میرے کزن ہیں ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ، میرے تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور میرے مسلسل بھائیوں کو بھی انہوں نے انڈر پریشر کیا ہوا ہے. میری فیملی اس سے سفر کر رہی ہے. یہ سب ہو رہا ہے اور میں آپ کا ایک بار کا ممبر ہوں. مجھے بار بار ناحق گرفتار کیا جا رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ قانون اور انصاف کی بات کریں، عمل درآمد کی بات کریں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. تو اس کے بعد ابھی خبر یہ آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ایک پریس ریلیز ان کے صدر کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فواد چودھری صاحب کو فوراً رہا کیا جائے اور یہ انتقامی کارروائیاں، بوگس مقدمات ختم ہوں. تو بھائی مطالبے تو ایسے مختلف آوازیں آ رہی ہیں، مطالبوں سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. اگر اس سے بڑھ کر آپ وکلاء حضرات مل کر کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ خالی پریس ریلیز جاری کرنے سے تو بہرحال کچھ ہونے نہیں والا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.